हमारे महान देश के पुराने हार्टलैंड्स में दो शक्तिशाली राज्य थे, हर एक अपनी यूनिक शान में डूबा हुआ था। एक था चंद्रलोक, एक ऐसा राज्य जो चांद की कोमल चांदी जैसी रोशनी में नहाया हुआ लगता था। उसके लोग शांत और आर्टिस्टिक थे। दूसरा राज्य था सूर्य नगरी, एक ऐसी भूमि जो सूरज की शक्तिशाली किरणों के नीचे चमकती थी, जिसके लोग अपनी ताकत और भयंकर गर्व के लिए जाने जाते थे। ये दोनों राज्य एक दूसरे के बगल में बसे हुए एक बॉर्डर शेयर करते थे, लेकिन अफसोस वे शांति शेयर नहीं करते थे। एक गहरी दुश्मनी, एक पुरानी राइवलरी उनके बीच आग की नदी की तरह बहती थी, उनके भाग्य और उनके लोगों को अलग करती थी। यह कोई साधारण असहमति नहीं थी, यह पीढ़ियों के अविश्वास की कहानी थी। चंद्रलोक का रूलर बुद्धिमान और नोबल किंग चंद्रसेन थे। उन्हें उनके शांत स्वभाव और आर्ट्स के प्रति उनके प्यार के लिए उनकी प्रजा प्यार करती थी। वे शांति और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते थे। इसके ठीक उलट सूर्य नगरी पर महत्वाकांक्षी और अग्रेसिव किंग सूर्य कुमार का राज्य था। सूर्य कुमार बहुत ताकतवर आदमी था और वह हमेशा अपने डोमिनियन का विस्तार करने और अपनी ताकत साबित करने के लिए मौके ढूंढता था। वह चंद्रसेन के शांतिपूर्ण स्वभाव को ताकत नहीं बल्कि कमजोरी मानता था, एक ऐसी खामी जिसका फायदा उठाया जा सकता था। उनके व्यक्तित्व में यह फंडामेंटल डिफरेंस ही वह बीज था जिससे उनकी कड़वी राइवलरी का पेड़ उगा, जिसने उनकी दोनों जमीनों पर एक लंबी और गहरी छाया डाली। चंद्रसेन और सूर्य कुमार के बीच की राइवलरी पूरे रीजन में चर्चा का विषय थी। जहां चंद्रसेन अपनी प्रजा की खुशहाली और खुशी पर ध्यान देते थे, सुंदर बगीचे बनाते थे और म्यूजिक को बढ़ावा देते थे, वहीं सूर्य कुमार अपनी आर्मी को मजबूत करने और नए हथियार बनाने में बिजी थे। वह अक्सर चंद्रलोक में जासूस भेजते थे, किसी भी कमजोरी के निशान की तलाश में। सूर्य कुमार उस दिन का सपना देखते थे जब चंद्रलोक उनके सामने झुकेगा, जब उसका चांदनी वाला झंडा उनके सूरज क्रेस्टेड बैनर से बदल दिया जाएगा। वह चंद्रसेन को अपने और अपनी एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी के बीच इकलौती बाधा मानते थे, एक अंतिम चुनौती जिसे वह जीतने के लिए दृढ़ थे, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। इस लगातार टेंशन में बॉर्डर का डर और अनसर्टेनिटी का माहौल बना था। गांव के लोग जो सिर्फ शांति से अपनी जीवन जीना चाहते थे, हमेशा इस शादी झगड़े को चलते थे। सूर्य कुमार वह अक्सर अपनी ग्रैंड आर्मी को चंद्रलोक के बॉर्डर के पास परेड करते थे, किंग चंद्रसेन को परेशान करने के लिए ताकत का एक साफ और डरावना प्रदर्शन। लेकिन चंद्रसेन हमेशा धैर्य से जवाब देते थे, ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन समझदारी की जीत होगी। उन्हें पोको पता था कि सूर्य कुमार की महत्वाकांक्षा एक रीजिंग आग थी जिसे शांति के शांत पानी से बुझाया नहीं जा सकता था। एक तूफान आ रहा था और यह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक मनहूस दिन किंग सूर्य कुमार की स्कीमिंग आखिरकार सफल हुई। उन्होंने साझा जंगल के पास एक दोस्ताना शिकार अभियान के बहाने एक चालाकी भरी चाल चली। उन्होंने किंग चंद्रसेन को एक झूठा निमंत्रण भेजा, यह सुझाव देते हुए कि वे एक दिन के खेल के लिए अपने मतभेद भूल जाएं। इस हाव भाव पर भरोसा करते हुए चंद्रसेन अपने साथ कुछ ही गार्ड्स के साथ निर्धारित जगह पर गए। यह एक एम्बुश था। सूर्य कुमार के सैनिक जो घनी झाड़ियों में छिपे थे ने तुरंत चंद्रसेन के आदमियों को काबू कर लिया। चंद्रलोक के नोबल राजा को पकड़ लिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया और सूर्य नगरी के फॉर्मिडेबल डंजन्स में कैदी के रूप में ले जाया गया। यह खबर चंद्रलोक पर बिजली गिरने जैसी गिरी, जिससे चांदनी वाला राज्य अंधेरे और निराशा में डूब गया। किंग चंद्रसेन को अपनी सबसे अंधेरी कोठरी में बंद करके किंग सूर्य कुमार को जीत का एहसास हुआ। उन्होंने आखिरकार अपने राइवल को नीचा दिखाया था। अब उन्हें न केवल जीत का बल्कि इमेंस प्रॉफिट का भी अवसर दिखा। उन्होंने चंद्रलोक में एक मैसेंजर भेजा जिसमें एक सख्त और एरोगेंट डिमांड थी। यह मैसेज चंद्रसेन की पत्नी रानी को दिया गया। इसमें कहा गया था कि किंग चंद्रसेन को तभी रिहा किया जाएगा जब चंद्रलोक एक एग्जॉर्बिटेंट रैंसम, एक इतना बड़ा खजाना देगा जो राज्य के पूरे खजाने को खाली कर देगा। सूर्य कुमार का मानना था कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। उनके पास अपने राजा के लिए अपनी दौलत सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। चंद्रलोक के लोग अपने प्यारे राजा के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। मंत्री और सलाहकार महल में इकट्ठा हुए, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने रानी से तुरंत सूर्य कुमार की मांग मानने का आग्रह किया। योर मैजेस्टी, उन्होंने विनती की, हमारा खजाना हमारे राजा के जीवन के मुकाबले कुछ भी नहीं है।
हमें फिरौती देनी होगी और उन्हें वापस लाना होगा। लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए रानी चुप रही। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी चंद्रलोक से सूर्य नगरी को कोई जवाब नहीं भेजा गया। रानी ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया, खजाना इकट्ठा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उनकी चुप्पी बहरा कर देने वाली और बहुत भ्रमित करने वाली थी। सूर्य कुमार अधीर और गुस्सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देरी क्यों हो रही है। क्या रानी इतनी बेरहम थी कि वह अपने पति को छोड़ देगी? क्या उसे अपने राजा की परवाह नहीं थी? चंद्रलोक के मंत्री भी अपनी रानी की निष्क्रियता से हैरान थे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, उसकी वफादारी और उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने लगे। उन्हें डर था कि उसकी अजीब चुप्पी से सूर्य कुमार और भड़केगा, जिससे किंग चंद्रसेन के जीवन को खतरा हो सकता है। लेकिन रानी शांत और संयमित रही। उनके चेहरे पर शांति का भाव था। उनकी योजना उनके दिल में गहराई से छिपी थी, चिंतित पुरुषों की आंखों से बहुत दूर। वह कुछ ऐसा जानती थी जो वे नहीं जानते थे। जैसे ही रानी की चुप्पी के कारण सूर्य नगरी के दरबार में निराशा छाने लगी, एक रहस्यमयी शख्स उसके दरवाजे पर आया। वह एक बांसुरी वाला था, एक विनम्र संगीतकार जिसके हाथों में सिर्फ एक बांसुरी थी और उसकी आत्मा में एक धुन थी। उसने किंग सूर्य कुमार से मिलने की रिक्वेस्ट की, यह दावा करते हुए कि वह ऐसा मनमोहक संगीत बजा सकता है जो सबसे खूंखार जानवर को भी शांत कर सकता है और सबसे कठोर दिलों को भी पिघला सकता है। इस बोल्ड दावे से इंट्रीग्ड और थोड़ा अम्यूज्ड होकर सूर्य कुमार, जो अपनी आक्रामक नेचर के बावजूद फाइन आर्ट्स के शौकीन थे, ने संगीतकार को अपने ग्रैंड कोर्ट में परफॉर्म करने की परमिशन दे दी। दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे जब साधारण कपड़े पहने संगीतकार ने बजाने की तैयारी की। बांसुरी वाले ने वाद्य को अपने होठों पर रखा और एक धुन बहने लगी। यह ऐसी आवाज थी जैसी सूर्य कुमार ने पहले कभी नहीं सुनी थी। संगीत इतनी गहरी भावना, इतनी मनमोहक सुंदरता से भरा था कि पूरा दरबार खामोश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। धुन चांदनी रातों की, कोमल धाराओं की और एक गहरे लॉन्गिंग प्यार की बात कर रही थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि किंग सूर्य कुमार, फियर्स योद्धा, ने अपने दिल को नरम होते हुए महसूस किया। वह पूरी तरह से कैप्टिवेटेड थे, उन जादुई नोट्स में खो गए थे जो उनके भव्य हॉल के हर कोने को भर रहे थे। कुछ कीमती पलों के लिए वह युद्धों, राइवलरी और फिरौती के बारे में सब कुछ भूल गए। वह बस एक आदमी थे, कला की शुद्ध शक्ति से प्रभावित थे। परफॉर्मेंस से अभिभूत होकर किंग सूर्य कुमार ने जोर से तालियां बजाईं। शानदार, सचमुच शानदार, उन्होंने ऐलान किया। मैंने ऐसा दिव्य संगीत कभी नहीं सुना। जो कुछ भी आप चाहते हैं संगीतकार, मांगिए और वह आपका होगा। सोना, गहने, जमीन, अपनी कीमत बताएं और मैं वह दूंगा। पूरा दरबार यह सुनने के लिए इंतजार कर रहा था कि संगीतकार क्या शानदार इनाम मांगेगा। यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था, कल्पना से परे अमीर बनने का अवसर। संगीतकार ने बस कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया। उनके होठों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे कि वह शक्तिशाली राजा से इस रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे। बांसुरी वाले ने किंग सूर्य कुमार की आंखों में सीधा देखा और एक साफ, स्थिर आवाज में बोला। उनकी रिक्वेस्ट सरल थी, फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों के लिए पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। ओ महान राजा, उन्होंने कहा, मुझे सोना या गहने नहीं चाहिए। आपकी सराहना मेरा सबसे बड़ा इनाम है। हालांकि अगर आप सचमुच मुझे एक वरदान देना चाहते हैं तो मैं यह मांगता हूं, मुझे वह एक कैदी दें जिसे आपने पकड़ा है। वह चंद्रलोक से है, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है और उसकी आजादी सबसे कीमती खजाना होगी जो आप मुझे दे सकते हैं। सूर्य कुमार दंग रह गए। उन्होंने एक फॉर्चून ऑफर किया था और यह संगीतकार अपने सबसे वैल्यूएबल कैदी को, अपनी पूरी योजना की कुंजी को मुफ्त में मांग रहा था। किंग सूर्य कुमार अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने अपने पूरे दरबार के सामने एक वादा किया था और उनका अभिमान उन्हें इससे पीछे हटने नहीं देगा। हालांकि वे मात खाकर गुस्से में थे, उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने संगीतकार को कुछ भी देने की पेशकश की थी और यही वह था जो संगीतकार ने चुना था। अनिच्छा से उन्होंने अपने गार्ड्स को किंग चंद्रसेन को रिहा करने और उन्हें बांसुरी वाले को सौंपने का आदेश दिया। और इस तरह किंग चंद्रसेन हैरान लेकिन आजाद सूर्य नगरी के कालकोठरी से बाहर आए, न कि सोने के पहाड़ के लिए बल्कि एक साधारण गाने के लिए। वह चंद्रलोक लौटे, न कि एक ऐसे राजा के रूप में जिसका राज्य दिवालिया हो गया था, बल्कि एक रहस्यमयी कलाकार द्वारा
आजाद किए गए व्यक्ति के रूप में। चंद्रलोक लौटने पर किंग चंद्रसेन अपने महल में अपनी प्रजा के बीच वापस आकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी उनकी पत्नी रानी के प्रति सिमरिंग गुस्से से मिली हुई थी। तुमने ऐसा कैसे किया? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में दर्द और आरोप भरा था। सूर्य कुमार ने मेरे जीवन के लिए फिरौती मांगी और तुमने कोई जवाब नहीं भेजा। तुम यहां खामोश बैठी रही जबकि मैं एक काल कोठरी में सड़ रहा था। क्या तुम्हें परवाह नहीं थी? क्या तुम मुझे मरने देने को तैयार थी? मंत्री और दरबारी, जो रानी के कार्यों से भी भ्रमित थे, सहमति में सिर हिलाया, उनकी एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहे थे। उन सभी का मानना था कि उन्होंने अपने राजा को उनके सबसे अंधेरे समय में छोड़ दिया था। रानी ने अपने पति के गुस्से भरे शब्दों को शांत और कोमल मुस्कान के साथ सुना। उन्होंने बहस नहीं की और न ही अपना बचाव किया। इसके बजाय उन्होंने एक नौकर से एक साधारण लकड़ी का बक्सा लाने को कहा। उन्होंने उसे खोला और अंदर वही बांसुरी थी जिसने किंग सूर्य कुमार को मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिर उन्होंने अपने पहने हुए साधारण लबादे को उतारा, जिससे विनम्र संगीतकार के कपड़े सामने आए। राजा और उनका पूरा दरबार अविश्वास में कांपने लगा। रहस्यमयी बांसुरी वाला जिसू ने एक राजा को मोहित किया था और एक कैदी की आजादी जीती थी, कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बुद्धिमान और साहसी रानी थी। चुप्पी निष्क्रियता नहीं थी, ये तैयारी थी। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई, सूरज की तरह चमकती हुई। रानी जानती थी कि फिरौती देने से उनका राज्य बर्बाद हो जाएगा और केवल सूर्य कुमार का लालच बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी हिट, अपनी बुद्धिमान और अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने सूर्य कुमार के संगीत के प्रति प्रेम के ज्ञान का उपयोग एक शानदार और साहसिक योजना बनाने के लिए किया। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, तलवारों या सोने से नहीं बल्कि एक धुन से। किंग चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को देखा, उनका गुस्सा पिघल गया और उसकी जगह जबरदस्त प्रशंसा और एडमिरेशन मिली। उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य का सबसे बड़ा खजाना उसके खजाने में नहीं था, बल्कि वही उनके सामने खड़ा था। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, एक अनुस्मारक कि सच्ची शक्ति ब्रूट फोर्स में नहीं बल्कि एक चालाक दिमाग में निहित है।